रेगिस्तान की रेत के नीचे एक दफन कब्र ने एक ऐसा राज उजागर किया है जिसे दुनिया कभी उजागर नहीं करना चाहती थी। अंदर एक विशालकाय कंकाल छिपा है जो इतना विशाल और रहस्यमय है कि इंसान जैसा नहीं हो सकता। अनुनाकी, नेफिलिम या कुछ और भी पुराना, खासकर जो प्राचीन सुमेर से निकला था। हमारे द्वारा देखे गए किसी भी अनूठे डीएनए के साथ यह प्राचीन दैत्य हमारे अतीत के बारे में हमारी सभी जानकारी को फिर से लिख सकता है। क्या यह एक मिथक है या खोया हुआ इतिहास फिर से उभर रहा है? आइए जानें कि कब्र के अंदर असल में क्या है। वह खोज जिसने सब कुछ बदल दिया वर्ष 2000 में जॉर्ग फैसबेंडर के नेतृत्व में जर्मन पुरातत्वविदों की एक टीम इराक के रेगिस्तानी मैदानों की गहराई में एक गोपनीय अभियान पर निकली। उनका मिशन अस्पष्ट, उनका गंतव्य अचिह्नित, लेकिन उन्होंने जो खोजा वह पुरातत्व जगत में एक खामोश भूकंप की तरह गूंज उठा। धूल, मलबे और गोपनीयता की परतों के नीचे टीम ने कुछ आश्चर्यजनक खोज निकाला। एक सील बंद पत्थर का कक्ष जो सहस्राब्दियों से छिपा हुआ था। अंदर एक विशालकाय व्यक्ति का अक्षुण्ण कंकाल पड़ा था, न केवल लंबा बल्कि विशाल, जिसकी लंबाई 12 फीट से भी ज्यादा थी। लंबे अंग, मोटी हड्डियां और एक ऐसी खोपड़ी जो सामान्य मानव अवशेषों में नहीं पाई जाती। प्रारंभिक कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह मकबरा 3000 साल से भी ज्यादा पुराना था, लेकिन कुछ लोगों का दावा था कि यह इससे भी पुराना हो सकता है। टीम को सिर्फ कंकाल के आकार नहीं बल्कि उसके अच्छी तरह से संरक्षित होने ने भी चौंक आया था। मानो किसी चीज या किसी ने इस प्राणी को श्रद्धा या भय के साथ दफनाने में बहुत सावधानी बरती हो। शरीर को आनुवंशिक विश्लेषण के लिए एक निजी प्रयोगशाला में सावधानी पूर्वक ले जाया गया, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। कोई अकादमिक घोषणा नहीं, कोई सहकर्मी समीक्षित शोध पत्र नहीं, केवल सन्नाटा। अफवाहें उड़ी। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि यह स्वयं राजा गिल्गमेश थे। दूसरों ने दावा किया कि उस प्राणी के डीएनए में ऐसे चिह्न थे जो किसी भी मानव जीनोम में नहीं पाए जाते, जिससे अलौकिक उत्पत्ति या निषिद्ध वंशों के सिद्धांत उभरे। इतनी महत्वपूर्ण खोज को खामोशी के नीचे क्यों दबा दिया गया? टीम को असल में क्या मिला? और उससे भी महत्वपूर्ण बात, कौन या क्या वहां क्या दफन था? वह कौन था? गिल्गमेश, नेफिलिम या अनुनाकी राजा? उस विशाल कंकाल की पहचान हमारे समय की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, लेकिन सिद्धांतों के बीच 3 नाम प्राचीन धूल से परछाई की तरह उभरते हैं। गिल्गमेश, नेफिलिम और अनुनाकी। उरुक के शक्तिशाली शासक गिल्गमेश किंवदंतियों के लिए कोई अजनबी नहीं है। सबसे पुराने जीवित साहित्यिक कार्यों में से एक गिल्गमेश महाकाव्य से झात उन्हें 2/3 भगवान 1/3 मनुष्य के रूप में वर्णित किया गया था। उनकी शक्ति बेजोड़ थी। अमरता की उनकी खोज एक मिथक बन गई, लेकिन कहते हैं कि मिथक अक्सर सच्चाई से ही जन्म लेते हैं। क्या यह मकबरा उनका अंतिम विश्राम स्थल हो सकता है? फिर नेफिलिम है, रहस्यमय प्राणी जिनका जिक्र उत्पत्ति की पुस्तक में मिलता है। ईश्वर के पुत्रों और मनुष्यों की पुत्रियों की संतान के रूप में वर्णित नेफिलिम विशालकाय, प्राचीन योद्धा, भयानक शक्ति वाले प्राणी थे। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें एक दैवीय बाढ़ ने दंडित किया था। उनकी विरासत सदियों पुरानी मिट्टी और खामोशी के नीचे दबी हुई है। और अंत में प्राचीन सुमेरियन देवता अनुनाकी के बारे में कहा जाता है कि वे स्वर्ग से अवतरित हुए थे। लोक कथाओं के अनुसार वे शक्तिशाली प्राणी थे जिन्होंने सभ्यता को आकार दिया, मृतकों का न्याय किया और संभवतः मानव आनुवंशिकी को वो परिवर्तित किया। कुछ अतिवादी सिद्धांतकारों का दावा है कि वे देवता नहीं थे बल्कि तारों से परे से आए आगंतुक थे। उन्नत, विशाल, पराया इराक में स्थित यह मकबरा इन तीनों को जोड़ता प्रतीत होता है। एक विशालकाय राजा, पवित्र दफनाने की रस्में और पहले कभी न देखा गया डीएनए। क्या अर्धदेव राजा गिल्गमेश नेफिलिम हो सकते थे? क्या नेफिलिम स्वयं अनुनाकी के वंशज हो सकते हैं? क्या हो अगर ये 3 अलग अलग किंवदंतियां न हो बल्कि एक ही प्राचीन सत्य के अंश हों? प्राचीन दानव, वैश्विक साक्ष्य उजागर इराक अकेला ऐसा स्थान नहीं है जहां विशालकाय कंकाल और अजीबोगरीब कहानियां सामने आई हैं। महाद्वीपों, संस्कृतियों और समय के साथ
प्राचीन दानवों के प्रमाण धरती से लगातार उभर रहे हैं, जो हमारी हर उस धारणा को चुनौती दे रहे हैं जिसके बारे में हम सोचते थे कि हम जानते हैं ना। अब सबसे पहले, हमेशा की तरह, नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर दबाएं। इससे इस वीडियो की पहुंच बढ़ाने में हमारी बहुत मदद हुई है। धन्यवाद। नेवादा के लवलॉक गुफा में स्थानीय पाइयूट किंवदंतियों में लाल बालों वाले दानवों का जिक्र था, क्रूर और नरभक्षी। लोगों ने गुफा के छिद्रों में झाड़ियां और जलाऊ लकड़ी भर दी और उस जगह को आग लगा दी, जो अंततः गुफा के अंदर फंस गए और जिंदा जल गए। 20वीं सदी की शुरुआत में इस जगह की खोज कर रहे पुरातत्वविदों को बड़े आकार के मानव अवशेष, औसत हाथों के लिए बहुत बड़े औजार और लगभग 15 इंच लंबी चप्पलें मिली। संदेहवादियों ने इसे लोक कथा कहा, लेकिन हड्डियां असली थीं। हजारों मील दूर चीन के शेडोंग प्रांत में एक नवपाषाणकालीन कब्रगाह ने भी उतनी ही आश्चर्यजनक चीज का खुलासा किया। उत्खनन से उस युग के किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा लंबे पुरुषों के अवशेष मिले, कुछ लगभग 6 फीट 2 इंच लंबे, जबकि उस समय ज्यादातर लोग मुश्किल से 5 फीट तक ही पहुंच पाते थे। इतिहासकारों का सुझाव है कि ये लंबे व्यक्ति आदिवासी नेता रहे होंगे जिन्हें बेहतर पोषण प्राप्त था, लेकिन आज भी उनकी ऊंचाई सवाल खड़े करती है। क्या यह सिर्फ आहार की वजह से था या कुछ और? सार्डिनिया की यात्रा करें और आपको मोंटे प्रामा कोलोसी मिलेंगी, 3000 साल से भी पहले की चूना पत्थर की मूर्तियां, जिनमें से प्रत्येक 8000 फीट की ऊंचाई पर। ये बेतरतीब मूर्तियां नहीं थीं, ये किसी कब्रिस्तान की रक्षा करती थीं, और कई लोग मानते हैं कि इन्हें असली योद्धा अभिजात वर्ग के आधार पर बनाया गया था, संभवतः विशालकाय या किसी प्राचीन वस्तु के वंशज। और फिर कैलिफोर्निया के पास चैनल द्वीप समूह है। 1920 के दशक में शौकिया पुरातत्वविद राल्फ ग्लिडन ने 3000 से ज्यादा कंकालों का पता लगाने का दावा किया था, जिनमें से कई 7 से 9 फीट ऊंचे थे। एक दफन में एक विशालकाय महिला भी मिली थी, जो दर्जनों बच्चों के अवशेषों से घिरी हुई थी। उनके निष्कर्ष काफी हद तक विवेकपूर्ण थे, और इन्हें तब तक खारिज नहीं किया गया जब तक कि स्वतंत्र अभिलेखों ने अन्य शोधकर्ताओं द्वारा इसी तरह की खोजों की पुष्टि नहीं कर दी। ये अलग थलग घटनाएं वो नहीं है, ये सिर्फ मिथक नहीं है। पेरू से लेकर मिस्र तक, ग्रीस से लेकर मेक्सिको तक, प्राचीन किंवदंतियां विशालकाय लोगों की बात करती हैं, कुछ मित्रवत, कुछ राक्षसी। तो कई कहानियों में उन्होंने मनुष्यों से पहले शासन किया था, दूसरों में वे हमारे साथ साथ चलते थे। कुछ कहते हैं कि उन्होंने स्मारकों के निर्माण में मदद की, कुछ कहते हैं कि वे विनाश लाए। अगर हम इन बिंदुओं को जोड़ें तो हमें बिखरी हुई लोक कथाएं नहीं मिलती, हमें एक पैटर्न मिलता है, हमारे अपने इतिहास के लिए एक अवरोध, और यह हमें इराकी मकबरे पर वापस लाता है। क्योंकि अगर एक विशालकाय राजा मिल गया है तो कितने और छिपे रह गए हैं। दिग्गजों का पतन, बाढ़, युद्ध और महामारियां, दिग्गजों की हर किंवदंती के लिए उनके पतन की एक कहानी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये विशाल प्राणी कभी स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। उनकी शक्ति बेजोड़ थी और उनकी उपस्थिति प्रभावशाली थी, लेकिन किसी विनाशकारी चीज ने उन्हें पृथ्वी से मिटा दिया। बाइबल में महान शब्द बाढ़ के बारे में कहा गया है कि उसे ईश्वर ने भेजा था ताकि पृथ्वी को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके, जिसमें नेफिलिम भी शामिल हैं। केवल नूह, उसका परिवार और चुने हुए जानवर। क्या यह ईश्वरीय दंड था या सावधानी पूर्वक किया गया विनाश? ग्रीक पौराणिक कथाओं में गिगेंटोमैची का वर्णन है। ओलंपियन देवताओं और गिगेंटेस नामक दैत्यों की एक जाति के बीच एक क्रूर युद्ध। इन विशाल युद्धों ने ओलंपस पर्वत को ही हिलाकर रख दिया था। बिजली से लैस च्यूस ने आखिरकार आक्रमणकारियों का नाश कर दिया। बचे हुए लोग पाताल लोक में फेंक दिए गए या शिकार करके विलुप्त कर दिए गए, लेकिन सभी दैत्य युद्ध में नष्ट नहीं हुए। कई मिथकों में वे प्लेग और बीमारी का शिकार हुए। उनके विशाल शरीर, शायद जीव विज्ञान के चमत्कार, उनकी कमजोरी भी रहे होंगे। बीमारियों के प्रति संवेदनशील और मनुष्यों की तरह ठीक न हो पाने के कारण
पूरे कुल बीमारी की एक ही लहर में नष्ट हो गए होंगे। कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं को दोष देते हैं। कहा जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और यहां तक कि उल्कापिंडों के प्रहार ने उनके शहरों और राज्यों को पूरी तरह से निगल लिया था। अटलांटिस के खंडहरों में उनकी दुनियाएं लहरों और मलबे के नीचे गायब हो गईं। एक सिद्धांत यह भी है कि दिग्गजों ने मनुष्यों के साथ प्रजनन किया, पीढ़ी दर पीढ़ी सिकुड़ते गए, जब तक कि उनकी विरासत के केवल अंश ही हमारे डीएनए में नहीं रह गए। कारण चाहे जो भी हो, दैवीय प्रकोप, प्रकृति का प्रकोप या धीमा क्षरण, ये दिग्गज गायब हो गए। लेकिन क्या वे सचमुच मिट गए थे या केवल छिपे हुए थे? डीएनए क्या प्रकट कर सकता है? जब वैज्ञानिकों ने इराकी मकबरे की सील से विशाल कंकाल को खोजा, तो उन्होंने वही किया जो कोई भी शोधकर्ता करता। उन्होंने उसका डीएनए निकाला। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने उनकी उम्मीदों को झुठला दिया। शुरुआती परीक्षणों में अजीब आनुवंशिक विसंगति अनुक्रम सामने आए, जो किसी भी ज्ञात मानव जीनोम से मेल नहीं खाते थे। कुछ चिन्ह इतने असामान्य थे कि वे जानवरों से भी मेल नहीं खाते थे। यह प्राणी जो भी था, वह पूरी तरह से मानव नहीं था या पूरी तरह से सांसारिक भी नहीं था। अटकलें शुरू हो गईं। क्या यह गैर मानव वंश का प्रमाण था? क्या वैज्ञानिकों को अनुनाकी के आनुवंशिक अंगुली के निशान मिल गए थे, जिन्हें कुछ लोग लंबे समय से अलौकिक मानते थे, जिन्होंने कभी मानव जाति को आकार दिया था? या क्या यह प्राचीन धर्मग्रंथों में वर्णित दैवीय और मानवीय मिलन से उत्पन्न नेफिलिम प्राणियों की विरासत थी? कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि यह प्राचीन आनुवंशिक इंजीनियरिंग का वह लुप्त प्रमाण हो सकता है, जिसने हमारे विकासवादी पथ को फिर से लिखा। लेकिन जितनी जल्दी उत्साह बढ़ा, उतनी ही जल्दी यह गायब हो गया। टीम चुप हो गई। डेटा कभी जारी नहीं किया गया। कथित तौर पर अवशेषों को सार्वजनिक जांच से छिपाकर एक निजी सुविधा में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्या यह एक छिपाव था? अगर उस डीएनए में एलियन वंश या दैवीय हस्तक्षेप का प्रमाण होता, तो क्या हमें कभी बताया जाता? फिलहाल सच्चाई दबी हुई है और रहस्य और गहराता जा रहा है। मिथक या वास्तविकता? विशालकाय विरासत पर अंतिम विचार। पीढ़ियों से विशालकायों की कहानियों को मिथक, अतिशयोक्ति या रूपक कहकर दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन क्या होगा अगर वे कहानियां ही ना हो? क्या होगा अगर वे यादें थीं? प्राचीन दुनिया भर में, मेसोपोटामिया की रेत से लेकर चीन के मंदिरों तक, बाइबिल के धर्म ग्रंथों से लेकर सार्डिनिया के नक्काशीदार पत्थर के योद्धाओं तक, अलग अलग संस्कृतियों ने विशालकाय आकार और अकल्पनीय शक्ति वाले प्राणियों के अजीबोगरीब एक जैसे वृत्तांत बताए हैं, जो कभी हमारे बीच विचरण करते थे। क्या वे सभी गलत हो सकते हैं? बाइबिल नेफिलिम का वर्णन करती है। सुमेरियन पट्टिकाएं अनुनाकी की प्रशंसा करती हैं। प्राचीन सम्राटों की पूजा आंशिक रूप से दैवीय मानकर की जाती थी, और अब धरती की परतों के नीचे पुरातत्वविद कंकाल, कब्रें और डीएनए खोज रहे हैं, जो संकेत देते हैं कि ये दैत्य केवल एक किंवदंती नहीं थे, बल्कि वास्तविक भी रहे होंगे। क्या गिलगमेश सचमुच जीवित रहे होंगे? उनकी कहानी कल्पना के रूप में नहीं, बल्कि एक खंडित स्मृति के रूप में जीवित है। क्या अनुनाकी, क्या मैं देवता हूं या तारों से परे से आए प्राचीन यात्री? क्या नेफिलिम जल प्रलय में लुप्त हो गए या हमारा हिस्सा बन गए? शायद अतीत खोया नहीं है, शायद वह बस दफन है, इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे प्राचीन जीनोम का अनुक्रमण हो रहा है और भूली हुई हड्डियां निकल रही हैं, एक सवाल फिर से गूंज रहा है, और यह पहले से कहीं ज्यादा जोर से गूंज रहा है। क्या हम इतिहास की शुरुआत हैं या सिर्फ उसका सबसे ताजा अध्याय? And so we begin.